जहां विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र खत्म और तानाशाह का उदय होता है। ये कहना था देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का। अब इन्हीं लाइनों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक अखबार की कटिंग ट्वीट की है, जिस पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक तस्वीर छपी है। इस पर ठीक ऐसी ही लाइनें लिखी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा तो कुछ नहीं, लेकिन इस अखबार की कटिंग पर लिखे वाजपेयी के शब्दों से ही मोदी सरकार को घेरने की कोशिश है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस किसी भी सत्ता पक्ष को निशाना बनाने का मौका नहीं चूक रही। उसी कड़ी में थरूर ने ये ट्वीट कर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मौजूदा दौर में लोकतंत्र खतरे में है और तानाशाही का उदय हो रहा है। यानी सीधे तौर पर बिना नाम लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताने की कोशिश की है। वहीं इंदौर में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में भी शशि थरूर ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि संविधान खतरे में है और बीजेपी अब इसे खत्म करने की तैयारी कर रही है। थरूर ने कहा कि राष्ट्रपति तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। बीजेपी ने आज उनका कद इतना कम कर दिया है कि जहां राष्ट्रपति को होना चाहिए वहां भी पीएम मोदी ही नजर आते हैं। 1 अप्रैल की सुबह नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि नोएडा सेक्टर 67 से 70 की सड़क पर एक नया यू टर्न बनाया गया है। इसमें गाड़ियों को कम स्टॉप्स लेने होंगे, ट्रैफिक जैम भी कम होगा। इससे नोएडा वासियों का वक्त बचेगा। साथ ही ये भी लिखा कि इस यू टर्न को बनाने की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जिसके बाद लोगों के कान खड़े हो गए। गौरव अरोरा नाम के एक यूजर ने लिखा कि ऐसा क्या किया है जो 4 यू टर्न बनाने में 1 करोड़ रुपए लग गए? क्या सोने की रोड बनाई है? भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकार मौन, अधिकरण मौज में है। आप भी देखिए इस महंगे यू टर्न को। इस पर अथॉरिटी ने सफाई देते हुए कहा कि इस पैसे में 4 यू टर्न, 100 मीटर सड़क चौड़ीकरण और 1200 मीटर में टाइल्स बिछाना काम भी शामिल है। वहीं अब अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर मुखर होकर सामने आ गए हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, एक यू टर्न बनाने में 1 करोड़ कैसे लग गए? अगर इस भ्रष्टाचार की जांच हो तो पूछने वाले को देखते ही भाजपा सरकार यू टर्न ले लेगी। अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लिखा कि आधी अधूरी बात करना झूठ बोलना होता है। यह प्रोजेक्ट कुल 4 यू टर्न, 100 मीटर रोड चौड़ीकरण और फुटपाथ निर्माण से संबंधित है। 1200 मीटर फुटपाथ की टाइलिंग का कार्य भी शामिल है। अभी केवल 1 यू टर्न के निर्माण के साथ कुल 37% काम ही हुआ है, बाकी कार्य प्रगति पर है। रिएक्शन क्या होगा? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय काम कर रहा है, बदले की भावना से काम हो रहा है। कल थाना में हमारे एक महिला कार्यकर्ता के ऊपर मुख्यमंत्री के गुंडों ने हमला किया। गृह मंत्री चुप बैठे। मंत्रालय के सामने 2 महिलाओं ने आत्महत्या की। गृह मंत्री को पता तक नहीं, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को, और हमको धमकी दे रहे, मैं देख लूँगा, मैं कारतूस हूँ, ये भिगा हुआ कारतूस है, क्या करेंगे? राज्य इस प्रकार से चलता है क्या? महिलाएं आत्महत्या कर रही है मंत्रालय के सामने, आपके कार्यालय के सामने महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और ये भाषण में बोल रहे हैं मैं कारतूस हूँ। इसलिए उद्धव जी ने कहा कारतूस ने फड़तूस हूँ आप, और रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार महाराष्ट्र के बारे में कहा ये नपुंसक सरकार है। उसका मतलब क्या है? इसके अलावा महिला कार्यकर्ताओं पर हमले भी हो गए ना। हमारी एक महिला कार्यकर्ता है रोशनी शिंदे, उसके ऊपर जिस प्रकार से हमला हो गया बेचारे, हाँ, वो गर्भवती महिला के ऊपर हमले करते हैं, ये उनकी मर्दानगी है, छोड़ दीजिए। सर, फडणवीस साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कहना है कि वे माफ़ी नहीं मांगेंगे, वे सावरकर नहीं हैं। आप ना तो सावरकर हो सकते हो ना ही गांधी। देखिए, देवेंद्र जी इस मामले में बात करने के लिए बहुत छोटे हैं। वो ठीक है, डिप्टी सीएम हो गए, गृह मंत्री हो गए, सावरकर का नाम लेने का उनका अधिकार नहीं है। यही नागपुर से ही सावरकर जी को सबसे पहला विरोध हो गया था ना। आरएसएस के जो मुख्यालय है वो तो सावरकर को अपना दुश्मन मानते थे, और वही संघ के सदस्य है फडणवीस जी, तो ढोंग बंद कर दीजिए। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से रामनवमी के मौके पर देश भर में कई इलाकों में दंगे हुए, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं बीजेपी दंगा ना करा दे। ममता जी की बात सही है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ दंगे हो रहे हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी कमज़ोर है या हारने का डर है वहाँ दंगे हो रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो,
चाहे बिहार हो या चाहे पश्चिम बंगाल हो। और एक एक आदमी से हम पूछें और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। तो उस सब पर भी जांच हो रही है और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ काहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है। हम तो आप लोगों को क्या बोले, अरे आप लोग भी क्या बोलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं। लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। यूपीएससी एग्जाम को देश की सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है। इसे निकालने लोगों का सपना होता है। कई अटेम्प्ट के बाद भी लोग इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। देश भर में इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए कोचिंग चलती है। ये परीक्षा पास करते ही प्रशासनिक सेवाओं में एंट्री का रास्ता खुल जाता है। जितनी परीक्षा कठिन है, क्रेज भी उतना ही ज्यादा है। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। ये भी सच है कि पढ़ाई पर किसी की मालिकाना हक नहीं है, ना ही सभी संसाधनों का मिल जाना सफलता की गारंटी है। इसके लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम की जरूरत होती है। अंसार शेख भी इसका उदाहरण है। 21 साल में अंसार आईएएस बन गए थे। देश में सबसे कम उम्र में आईएएस बनने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। वह बेहद गरीब परिवार से थे। पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे। कभी गरीबी के चलते उनकी पढ़ाई तक छूटने वाली थी। जिंदगी की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए वह आगे बढ़ते गए। अंसार शेख ने वह मुकाम हासिल किया जो लाखों करोड़ों का सपना होता है। अंसार शेख बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। वह महाराष्ट्र के जालना गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता अनंत शेख महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में ऑटो रिक्शा चलाते थे। अंसार के पिता की 3 शादियां हुई थी। वह दूसरी पत्नी से हैं। बचपन में ही अंसार का सामना गरीबी से होने लगा था। घर में पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल माहौल नहीं था। दोनों बहनों की शादी कम उम्र में हो गई थी। छोटे भाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर काम में लग गया था। रिश्तेदारों ने अंसार की पढ़ाई छुड़वाने की भी सलाह दी। पिता नाम कटवाने के लिए स्कूल तक पहुंच गए थे, लेकिन शिक्षकों ने कहा कि वह बहुत होशियार है, वह भविष्य में बहुत अच्छा कर सकता है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इसका नमूना भी देखने को मिल गया। अंसार ने 91% अंकों के साथ बोर्ड परीक्षा पास की। फिर ग्रेजुएशन 73% अंकों के साथ किया। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की। शुरू से उन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी थी। फिर उन्होंने यूपीएससी एग्जाम के लिए कोचिंग करने का फैसला किया। 1 साल कोचिंग के बाद उन्होंने पहले से ही प्रयास में इस परीक्षा को पास कर लिया। उनकी 361 रैंक आई। 2015 में जब अंसार ने ये परीक्षा पास की तो उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इस तरह वह देश में सबसे कम उम्र के आईएएस बने। आज तक उनका ये रिकॉर्ड कायम है। अंसार शेख ने आईएएस बनने के बाद शादी की। उनकी बीवी का नाम वाइजा है। अंसार शेख और उनकी पत्नी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हुए अंसार ने लगातार 3 साल तक हर दिन लगभग 12 घंटे काम किया, लेकिन अपनी प्रिपरेशन पर कोई आंच नहीं आने दी।